हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए और नोट्स को और ई बुक को प्राप्त करने के लिए जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उससे आप क्या होगा कि आप लोग को नोटिफिकेशन भी हर किस चीज़ का मिलता रहेगा, ठीक है। दो ई बुक हैं, जो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री की है और एक एवरेज की है, ठीक है। वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, ठीक है। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आज आपको इस क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। कहता है कि पहला क्वेश्चन, यानी कि 21 क्वेश्चन, 20 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। कहता है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। कहता है सक्रिय अन्वेषण द्वारा निकालते हैं, कहता है खेल द्वारा निकालते हैं, पदार्थों पर क्रिया व प्रयोग द्वारा निकालते हैं, या सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा निकालते हैं, ठीक है। तो प्रायः जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, खेल पदार्थों पर क्रिया एवं प्रयोग द्वारा, सहपाठियों द्वारा और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा क्या करते हैं, सक्रिय अन्वेषण द्वारा ज्ञान की संरचना एवं अर्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वे विभिन्न नवीन सूचनाओं एवं अनुभव का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, जिसके द्वारा उनमें वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण व वर्गीकरण करने की क्षमता क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, ठीक है। तो देखो, सक्रिय अन्वेषण द्वारा बिल्कुल ठीक है, खेल द्वारा भी ठीक है, पदार्थों क्रिया प्रयोग द्वारा, सहपाठियों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखना है हमें जिसमें चारों होंगे, ठीक है। ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है, ठीक है। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिगम द्वारा होता है, या केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है जिसमें शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो हमें बताना है, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि प्रगतिशील शिक्षा दी किसने थी। प्रगतिशील शिक्षा आपकी जॉन डीवी साहब ने दी थी, ठीक है। जॉन डीवी साहब ने दी थी, ठीक है। देखो, एक प्रगतिशील कक्षा में होता क्या है, अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। कैसा होता है, अंतःक्रिया एवं व संवाद द्वारा होता है। जैसे प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का जो स्वरूप होता है, कैसा होता है, सीखने का स्वरूप इसमें सामाजिक होता है। इस प्रकार की शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाने पर बल दिया जाता है। और क्या किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में, इसमें स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उनके लिए उपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो जितने मैंने पॉइंट बोले हैं, 3 से 4 पॉइंट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नीचे से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस ऑप्शन में भी आपको केवल दिख जाए, वो ऑप्शन सीटेट के लिए क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। कहता है केवल, अगर आप केवल भी नहीं समझ पा रहे हो, केवल दिख जाए आपको, सिर्फ दिख जाए आपको, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनको काट दीजिए आप तुरंत देखते ही। निष्क्रिय शब्द भी गलत हो जाएगा। कहता है शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण, एक तरफा से कुछ हो जाएगा जब तक दो तरफा प्रसारण नहीं होगा। तो आप लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को पढ़कर ऑप्शन काट कर सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको उत्तर काटना आते हैं तो आप लोग सही उत्तर तक आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है, ठीक है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, एक टैग वर्ड है, केवल शब्द जहाँ भी आपको दिखेगा, सिर्फ शब्द जहाँ भी आपको दिखेगा, आप उस ऑप्शन को काट देंगे, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही काट दिया, अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन द्वारा। आप लोग जब तक अपना आंसर दीजिए कमेंट में और स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइए। कहता है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 में निजी विद्यालयों में आरक्षण की सिफारिश की गई है। किसकी सिफारिश की गई है, निजी सिफारिश किसकी की गई है,
सिफारिश की गई है निजी विद्यालयों में। निजी विद्यालयों में आरक्षण की। ठीक है, किसकी सिफारिश की गई है? निजी विद्यालयों में आरक्षण की सिफारिश की गई है। इस प्रकार का आरक्षण कैसा होता है? शिक्षा प्राप्त करने में समानता की भावना को प्रबल करता है, जिससे समान शिक्षा प्रदान करने का सपना क्या हो जाता है? साकार हो जाता है। और निजी विद्यालयों में ये आरक्षण आर्थिक आधार पर प्रदान किया जाता है। कैसे किया जाता है? आर्थिक आधार पर। तो उनके लिए अलग विद्यालय, बेटा अलग विद्यालय नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हनन हो जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन मैंने काट दिया। 2 ऑप्शन आपकी केवल के हिसाब से काट दिए। अब बताओ आप लोग कितने आराम से आंसर तक पहुँच गए हैं। अगर आपको उत्तर काटना आते हैं, ऑप्शन अब तक आप नहीं काटना सीखेंगे, उत्तर तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उल्लेख करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, अभी क्लियर हो जाएंगे। कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील, ये ऑप्शन होगा। ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशील, दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, या खुद को समझने की इच्छा। ठीक, देखो 2 ऑप्शन है, 2 चीज़ें आती हैं, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। थोड़ा सा इसे हम क्लियर करते हैं। ठीक, और यहीं से बच्चों को क्या होता है? दिक्कत होती है। एक होता है बेटा आपका अंतर्वैयक्तिक, और एक होता है आपका अंतरावैयक्तिक। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक में बेटा दूसरों, टैग वर्ड आपका दूसरों ही है, और अंतर्वैयक्तिक में अपना है, अपने बारे में, बस इतना से याद रखना है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, दूसरों के विचारों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता। ठीक है, जबकि अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है? अपने विचारों एवं ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। यदि हार्वर्ड गार्डनर में 2 बुद्धियाँ हैं जो कन्फ्यूज़न करती हैं बच्चों को। देखो, यदि वो अपने बारे अंतर्वैयक्तिक की बात करता है, ठीक, यदि अंतर्वैयक्तिक की बात करता है तो उसमें क्या आ जाता है? दूसरों के विचारों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता। लेकिन अगर अंतरावैयक्तिक में आ जाता है तो अपने विचारों एवं इच्छाओं को समझने की क्षमता। ठीक, तो क्लियर हो गया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कहता है कि हमसे पूछा है उसने अंतर्वैयक्तिक, तो अंतर का मतलब होता है बेटा दूसरों। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि दूसरों के विचारों एवं इच्छाओं को समझने की इच्छा हो जाएगी। ठीक है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में किया था? तो बेटा 1983 ईस्वी में किया था। ठीक है, प्रतिपादन। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास को किस रूप से प्रभावित नहीं करता है? देखो कितना चालाकी वाला उसने क्वेश्चन बना दिया। आधे बच्चे तो आंसर पढ़ते ही पॉजिटिव वाला दे देंगे क्योंकि वो नहीं को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास को किस रूप से प्रभावित नहीं करता है, ये बताना है हमको। ठीक है, ठीक, कहता है बालकों में निकटम यानी कि ZPD का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं के विचार से जोड़ता है। खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। ठीक है, तो जो हमारे वाइगोत्स्की थे कहाँ के निवासी थे? ये हमारे रूस के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे।
ठीक। इन्होंने कहा था कि भाषा पहले है, भाषा पहले है और विचार बाद में है। ठीक, इतने पॉइंट क्लियर हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। इनके सिद्धांत के नाम जो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपका सामाजिक लगा होगा वो सारे के सारे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो 3 सिद्धांत मैंने आपको बोल दी हैं, इसे हम रचनात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, वाइगोस्की के जहाँ जहाँ सामाजिक लगा होगा वहाँ पर क्या होगा, वाइगोस्की का सिद्धांत होगा। अगर संज्ञानात्मक में से सामाजिक को हटा दूँ तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका हो जाता है, उनका पियाजे साहब का हो जाता है। फिलहाल उनके अनुसार खेल बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन्होंने खेल को क्या माना है, इम्पोर्टेंट माना है। ठीक है, खेल को इन्होंने क्या माना है, इम्पोर्टेंट माना है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने और क्या क्या कहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है खेल। जन्म के समय इन्होंने बोला कि शिशु गुड्डे गुड़ियों खिलौने मूर्ति आदि निर्जीव वस्तु तथा पशु पक्षियों मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता, लेकिन बड़े होने पर खेल बालकों में सामाजिकरण कार्यों एवं वस्तुओं की विचार में भिन्नता तथा आत्मनियंत्रण का विकास करने में सहायक होता है। ठीक है, तो इन्होंने खेल पर ज़्यादा जोर दिया है। तो कहता है कि खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है, ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ZPD क्या होता है। तो बेटा ZPD आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समस्या समाधान के दौरान बच्चे का बीच में इटक जाना और वयस्क की बीच में सहायता करना ZPD कहलाता है। ठीक है, और ZPD के जो द्वारा सहायता दी जाती है वो कैसी होती है बेटा, अस्थायी होती है। कैसी होती है, अस्थायी होती है। ठीक, देखो बच्चों, इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, आप क्या करेंगे, पहले अभिकथन को और तर्क को एक साथ ये पढ़ लेंगे कि दोनों ऑप्शन ठीक हैं या नहीं है। अगर ठीक हैं तो हमारे नीचे के ऑप्शन 2 कट जाएंगे। ठीक है, और जब ये ठीक हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि शब्द जोड़ देना है और उसके बाद फिर पूरा पढ़ना है, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, एक बार मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक, देखो अभिकथन ये कहता है कि वे बच्चे जो उच्च आयु वाले हैं, यहाँ पे आय लिख दिया बेटा, यहाँ पे आयु होगा। ठीक है, जो उच्च आयु वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आयु वाले परिवार से हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक है। अभी इसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अभी हम ये नहीं देखेंगे कि ये अभिकथन है या तर्क है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है कि जो उच्च परिवार आय वाले, सॉरी आयु नहीं होगा बेटा, आय होगा यहाँ पे, वे बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं तो वो जो अपना जीवन है छोटे वाले आय वाले जो बच्चे हैं उनसे अलग ही बिताते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता पाई जाती है। बिल्कुल, संकल्पना जो होती है सार्वभौमिक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है आपका, और बचपन में बहुत ही विविधता पाई जाती है, यानी कि ये भी ठीक है। जैसे कि क्षेत्र में आय तथा संस्कृति बच्चों के बचपन को भिन्न भिन्न प्रकार से क्या करती है, जैसे अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप महाद्वीपों के बच्चों में विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं, है ना। यानी कि 2 ऑप्शन आपके ठीक हो गए हैं, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत हो गया। ए सही है, आर गलत है, देखो 2 ऑप्शन कट गए। अब या तो ये होगा और या तो ये होगा, कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आगे कहता है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और आगे दूसरा वाला ऑप्शन कहता है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब हम बताते हैं कौन सा सही होगा। अब मैंने अभी आपको बताया जब हमारे दोनों ऑप्शन ठीक या गलत हो जाते हैं तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि शब्द लगाते हैं और उसके बाद हम पढ़ते हैं। अगर क्योंकि के बाद सही उत्तर मिलता है पहले वाले का तो हमारा आर ए की सही व्याख्या करता है, और उत्तर नहीं मिलता है तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कहता है कि वे बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं, क्योंकि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। बिल्कुल उत्तर मिल गया हमारा। ठीक है, और जब उत्तर मिल गया है तो हमारा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में समझने में, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।
कहता है कि 27 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित युग्म है। सही सुमेलित युग्म कहता है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन कहता है लड़का और लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। तीसरा कहता है और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। चौथा कहता है कि अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ये निर्धारित करते हैं कि अच्छा है या बुरा कहा जाता है जो सामान्य मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से उत्पन्न होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कोहल वर्ग से लिया गया है। किससे लिया गया है? कोहल वर्ग से लिया गया है। ठीक है, उनकी जो अवस्थाएं हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखो कोहल वर्ग कहाँ के निवासी हैं? ये बेटा अमेरिका के निवासी है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ठीक क्या, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास एक दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का कारण जो होता है स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों की बुराई से बचना होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है दूसरा हो जाएगा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, बस क्वेश्चन का जो रूप है वो बदल बदल कर आता है। कहता है भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को डैश कहा जाता है जो सामान्य मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से उत्पन्न होता है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है। ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को क्या कहा जाता है? अफेजिया कहा जाता है। ठीक, इससे पीड़ित क्या क्या होता है कि छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं और मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को हम क्या कहते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फिलहाल 3 हो जाएगा। डिस्फेजिया के बारे में मैंने आपको अफेजिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। और डिसलेक्सिया किस लिए आता है बेटा? डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने से संबंधित विकार के लिए होता है, पढ़ने के विकार के लिए होता है। जबकि डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर से बना हुआ है। देखो ऐसे याद कर सकते हो, डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर आ रहे हैं, यानी कि ये गणित से संबंधित विकार है। ठीक है, गणित से संबंधित विकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये प्याजे से एक से दो क्वेश्चन आपको ज़रूर प्याजे से देखने को मिलेंगे कि प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 या 4 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15-16 या उससे ऊपर आ जाती है। वो हमसे पूछ रहा है कि अमूर्त संकल्पनात्मक किस में शुरू करता है। ठीक है, तो बेटा जो अमूर्त है, जो सोचना, चिंतन, तर्क, ये सब किस में करता है? वो सबसे लास्ट वाली अवस्था में करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और अगर शुरुआत की बात करेगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत बेटा मूर्त से हो जाती है। तो ऐसे भी करके एक क्वेश्चन पूछता है कि शुरुआत कहाँ से होती है। जब शुरुआत बोलेगा तो हम क्या लगाएंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगाएंगे। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और कहता है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? कहता है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना हो सकता है अच्छा, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना ये भी अच्छा है ऑप्शन, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना ये भी ठीक है, आज क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब आप बताओ, इसमें एक से अधिक ऑप्शन आ रहे हैं आपके, अब बताओ आप कौन सा लगाएंगे। और ये कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? यानी कि सीखने में उन्हें संबंधी परेशानी आ रही हैं, तो आप सबसे संबोधित करने का बेहतर तरीका बताएं कौन सा है। ठीक,
तो पहले मैं आपको बता दूं सीखना क्या है। सीखना क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया, सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है। सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि ये एक जटिल और बहुआयामी होती है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलता है, ये कैसी होती है? जटिल और बहुआयामी। ठीक है, एक आयामी नहीं होती है। कैसी होती है? बहुआयामी होती है और गतिशील प्रक्रिया है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन भी ठीक है। देखो, ज़्यादा महंगी भी नहीं होना चाहिए, चमकदार तो चल जाएंगी सहायक सामग्रियाँ, लेकिन महंगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, महंगी होंगी तो प्रोवाइड कैसे कराई जाएंगी? सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का सरल होना ठीक है, लेकिन उनके अंदर बच्चों को प्रभावित कैसे करोगे? तो कहानियों से करोगे, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। वैसे ऑप्शन सारे ठीक है आपके। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, जो इन चारों में से बेहतर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, आंसर तो चार ठीक है हमारे। कहता है अक्षमता के अनुरूप, बिल्कुल सबसे अच्छा ऑप्शन यही है यहाँ पर कि जो बच्चों की IQ लेवल है, यानी कि उसके अनुरूप ही उनको विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कराएंगे। जैसे कि ऑप्शन मैंने ये टिक कर दिया, अब इसका मैं लॉजिक दे देता हूँ, वरना आप कहोगे सर आपने ये क्यों लगाया, ऊपर वाला क्यों नहीं लगाया, ये वाला थ्री वाला ऑप्शन भी ठीक है सर, 2 वाला भी ऑप्शन भी ठीक है, पहला वाला भी ऑप्शन ठीक है, तो आपने चौथा क्यों लगाया? बेटा चारों ऑप्शन ठीक है, मैंने बताया कभी कभी CTET में चारों ऑप्शन ठीक होते हैं, उनमें से हमें उस ऑप्शन को चूज़ करना होता है जो उन तीनों में से बेहतर होता है, यानी कि उससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन मैंने इसलिए चूज़ किया है कि अगर हम अक्षमता के अनुसार बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे कि ऐसा होता है, मेरी कक्षा में 140 वाला एक बच्चा आया IQ लेवल का, अब मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी बच्चे भी हैं, 110 लेवल के भी हैं, 90 वाले भी हैं, 120 वाले भी हैं। अब ये बताओ, अगर मैं क्षमता के अनुसार नहीं पढ़ाऊँगा बच्चों की, तो ना तो इसके समझ में आएगा, ना ही 90 वाले के समझ में आएगा, ना ही 120 वाले के समझ में आएगा। तो मुझे सबके अनुसार पढ़ाना है। एक ही कक्षा में ये सब लोग बैठे हुए हैं, तो 140 वाले को मैं थोड़ा टफ वाला सवाल दूंगा, 110 वाले को उससे कम टफ सवाल दूंगा, 120 वाले को उससे भी कम टफ सवाल दूंगा, और 90 वालों को उससे कम भी टफ सवाल दूंगा। यानी कि एक ही कक्षा में समावेशी कक्षा का हनन भी नहीं हुआ, समावेशी कक्षा भी लगा दी मैंने, और क्या हुआ, क्षमता के अनुसार सबको पढ़ाकर सबको सिखा भी दिया। तो इसलिए मैंने ऑप्शन 4 को चूज़ किया है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, थोड़ा आप मोटिवेट भी हमें करें कि सर आपको क्लास अच्छी लग रही है बेटा क्या नहीं लग रही है। ठीक है।